वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वॉर वन। यस, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू होती है, 1918 में वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होती है, और इस बीच में इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। हमारे पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट फेज भी जान लिया, मॉडरेट फेज भी जाना, एक्सट्रीमिस्ट फेज भी जाना, कांग्रेस किस तरीके से फॉर्म हुई, एक्सट्रीमिस्ट फेज कैसे डेवलप हुआ, स्वदेशी मूवमेंट कैसे हुआ, सूरत में स्प्लिट कैसे हुआ, स्वदेशी मूवमेंट किस तरीके से पहला एक मास मूवमेंट था, कैसे मासेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यस, बंग भंग आंदोलन इसे हिंदी में कहा जाता है ना। ये बंगाल का जब पार्टीशन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में कैसे हम लोगों ने स्वदेशी एंड नॉन बाइकॉट मूवमेंट ये स्टार्ट किया। ठीक है दोस्त, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वॉर वन, और वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर क्या क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में डेवलपमेंट होते हैं। देखो भैया, वर्ल्ड वॉर वन इसके टाइम पर इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंट जो मूवमेंट है दैट वाज दी होम रूल मूवमेंट। ठीक है, और हमने हमारे लास्ट सेशन में भी ये जाना था कि 1908 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है मांडले जेल। 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट उनको मिलता है, तो इसलिए 1914 में अब वो भी फ्री होकर के आ गए। ठीक है, अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स का ब्रेकअप भी हो गया, सूरत स्प्लिट जिसे कहा जाता है। तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे अब वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस में फिर से आ जाएं, यानी कि कांग्रेस रीयूनाइट हो जाए। ठीक है, लेकिन मॉडरेट्स नहीं चाहते, है ना ये चीज़। ठीक है, अब तो इंडियन मुस्लिम लीग जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश हो गया इस टाइम पर। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़, तो यहाँ पर एक इंडियन नेशनल मूवमेंट एक नया टर्न लेता है, और यहाँ पर नॉट इवन इन इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी कुछ मूवमेंट्स शुरू होते हैं। हमने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी पढ़ा हमारे लास्ट वाले सेशन में कि किस तरीके से जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि क्रांतिकारी एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटीज़, ये इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होती है ना। चापेकर ब्रदर्स, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, है ना, इस तरीके से ये प्रोमिनेंट लीडर्स आते हैं, वीर सावरकर जी, है ना। नॉट इवन इन इंडिया, अब्रॉड में भी ये श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस को स्टैब्लिश करते हैं। ये सब हम हमारे प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर वन के साथ। अब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई यार। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1919 तक चलती है। ब्रिटेन अलाइड है फ्रांस रशिया का, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट किसके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। तो ये जो पावर है इन्हें कहा जाता है एक्सिस पावर। भाई वर्ल्ड वॉर वन तो सर एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स के बीच में हुई थी, तो यस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की, इन्हें कहा जाता है एक्सिस पावर। बाकी इन सबको कहा जाता है अलाइड पावर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? अलाइड पावर्स। ठीक है दोस्त, ये चीज़ है ना। और यहाँ पर शुरू होता है, अगर हम देखें इंडिया की बात, तो कुछ होम रूल मूवमेंट, कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में, कांग्रेस का फिर से रीयूनियन, और लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। ये 4 प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं जो हमारे इस ड्यूरेशन में होते हैं। क्योंकि 1919 प्लस अगर हम देखें 1919, तो इस टाइम पर चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी भी आ जाते हैं इंडिया में, तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी होते हैं। फिर इसके बाद में रोलेट एक्ट, लेकिन अब वो हम गांधी जी के साथ पढ़ेंगे हमारे अगले सेशन में। ठीक है, अभी हम लोग सारी ये 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो है ये इंडियन रिस्पॉन्स है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। क्यों? क्योंकि भैया 1908 से लेकर के 1916 तक ये जो 8 साल हैं लगभग पॉलिटिकल इनएक्टिव ईयर्स हैं। यहाँ पर कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, इवन जो मासेस थी वो भी रिजुविनेट नहीं हुई, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी एज सच कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस फेज में जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 14 में, तो एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर है, ठीक है, और कांग्रेस की भी मेंबर है, तिलक भी जो है जेल से छूट के आ जाते हैं, है ना, अपना पूरा इम्प्रिजनमेंट, मतलब अपनी जो भी उनको पनिशमेंट मिलती है वो पूरा कंप्लीट करके वो आ जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस में यूनाइट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर
पूरा सीन पॉलिटिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पर एनी बेसेंट जो है वो बोलती हैं कि आयरलैंड के बेस पर, आयरलैंड में या आयरिश होम रूल जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आयरलैंड में, उसके बेस पर हम इंडिया में भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि हमको जो है ब्रिटिश के वॉर टाइम जो वॉर टाइम मिजरीज हैं उनका यूज़ करते हुए, उनको देखते उसका बेनिफिट उठाते हुए हम यहाँ पर होम रूल की डिमांड गवर्नमेंट के सामने कर सकते हैं। ठीक है, होम रूल की डिमांड हम गवर्नमेंट के सामने कर सकते हैं। एक एग्रेसिव, एक न्यू ट्रेंड, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स ये कुछ आएगा। तो भैया यहाँ से यही हुआ, इमर्ज होती है एक नया ट्रेंड जिसे हम एग्रेसिव पॉलिटिक्स का बोलते हैं। और ये होम रूल मूवमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से जब गांधी जी इंडिया के अंदर आते हैं तो वहाँ पर उस फेज में जब गांधी जी आते हैं तो मासेस को ऑलरेडी प्रिपेयर ये होम रूल मूवमेंट कर चुका होता है, लोगों को पॉलिटिसाइज ये होम रूल मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका होता है। तिलक और एनी बेसेंट ये दो प्रोमिनेंट पर्सन हैं, तिलक और एनी बेसेंट ये दो प्रोमिनेंट पर्सन हैं होम रूल मूवमेंट में। फैक्टर्स बहुत सारे हैं, पॉपुलर प्रेशर भी है कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करें। ठीक है, ये चीज़ पॉपुलर फीलिंग्स, वॉर टाइम की जो मिजरीज हैं ये भी हैं, बिकॉज वी आर कॉलोनी, होम रूल नहीं है तो हमको भी सप्लायर बनना पड़ रहा है। हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब वॉर में जो है कंज्यूम हो रही हैं और यहाँ पर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। वॉर भी किसके बीच में हो रही है? इंपीरियलिस्ट पावर्स के बीच में हो रही है यार। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की क्या चाहिए? एक्सपैंड करना चाहते हैं। यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, उनको भी उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट चाहिए। कहाँ से आएगा? सब कुछ तो ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है। ठीक है, तो भैया एक्सपैंड करना है तो वॉर होना तो लाजमी है। तो यस ये हुआ, यस इट वॉज देयर ये चीज़। तो जब ये वॉर हुई तो जो वाइट सुपीरियरिटी थी, इसका जो मिथ था लोगों के दिमाग में वो टूट गया। अब इसको यूज़ तो करना है, तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब इसके लिए लीग बनाई गई। हालांकि होम रूल लीग स्टैब्लिश करने के लिए कांग्रेस का कभी भी सपोर्ट नहीं रहा, पर बेसेंट और तिलक दोनों ये जानते थे कि हमको उन कांग्रेस का पूरा कोऑपरेशन चाहिए ही चाहिए। इसीलिए 14 से शुरुआत होती है रीयूनिफिकेशन की। कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स फिर से यूनाइट हो जाएं, लेकिन नहीं भैया नहीं होता। हालांकि कांस्टेंट एफर्ट्स के साथ आफ्टर 1915 यूनिफिकेशन तो हो जाता है 1916 में। ठीक है, लेकिन होम रूल मूवमेंट को कभी भी कांग्रेस एंडोर्स नहीं करती, कभी भी एंडोर्स नहीं करती। 1914, 1915 में काफ़ी कोशिश की जाती है कि भैया कोई राप्रोचमेंट पहुंच जाए, कोई सेटलमेंट हो जाए, पर ना भैया, एवरीथिंग इज़ फेल, एवरीथिंग इज़ फेल। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपने तरीके से अब इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करेंगे, इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कांग्रेस तो अपोज में थी, साथ ही साथ में महात्मा गांधी जी भी इस मूवमेंट के अगेंस्ट थे। ही वॉज अपोज्ड टू होम रूल मूवमेंट। क्यों थे? वाई? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अभी ब्रिटेन जो है वो मुसीबत में है यार, वॉर में इंडल्ज्ड है, तो उसको और मुसीबत में मत डालो, उसके अगेंस्ट में कोई मूवमेंट स्टार्ट मत करो, जब वो वॉर से फ्री हो जाएगा तब लड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। इनका डिमांड था कि हमको जो वाइट कॉलोनीज़ हैं, हमको उसकी लाइंस पर सेल्फ गवर्नमेंट ये प्रोवाइड किया जाए। ये कैंपेन है हमारा, हमें इसके तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट करना चाहिए। और उन्होंने 1915 से ही अपने न्यूज़पेपर, भैया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एज सच पेपर में आ जाता है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये न्यूज़पेपर है किसके? ये न्यूज़पेपर है किसके? ये न्यूज़पेपर है एनी बेसेंट के। वैसे ही जैसे तिलक के न्यूज़पेपर थे, मैंने आपको बताया था, तिलक के जो न्यूज़पेपर्स हैं मराठा एंड केसरी, ये तिलक, बीजी तिलक के न्यूज़पेपर्स हैं। बीजी तिलक इनको एडिट किया करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट माउथ पीस थे। ठीक है, इन पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिसेमिनेट करने के लिए। ये दोनों न्यूज़पेपर इंग्लिश में पब्लिश होते थे। इसमें इंग्लिश में पब्लिश होते थे। मराठा इंग्लिश में पब्लिश होता था और केसरी जो है वो मराठी में पब्लिश होता था।
मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का एनुअल सेशन 1915 में होता है। एक्सट्रीमिस्ट अलाउड तो हो जाते हैं, लेकिन एनी बेसेंट फिर से फेल हो जाती हैं, कांग्रेस से अप्रूवल नहीं पा पाती हैं। कांग्रेस उनकी स्कीम को अप्रूव नहीं करता है। अब भैया आप वेट नहीं कर सकते, अब वेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर बेसेंट डिसाइड करती हैं कि भैया कांग्रेस नहीं चाहता, लेकिन हम इस लीग को स्टैब्लिश करेंगे और प्रोपोगेट भी करेंगे। तिलक और बेसेंट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए दोनों जो है अलग अलग लीग्स बनाने की जो है डिसीजन लेते हैं। तो तिलक की लीग सबसे पहले बनती है। तिलक का लीग सबसे पहले बनता है अप्रैल 1916 में। तिलक का लीग सबसे पहले बनता है अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र। भैया ध्यान रखिएगा, बॉम्बे सिटी एक्सक्लूडेड है, पूरा महाराष्ट्र, लेकिन बॉम्बे सिटी तिलक के लीग के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल इंडिया पूरा का पूरा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, बॉम्बे प्रोविंस एंड बेरार, ये रीजन्स है। 6 ब्रांचेस वो अपनी ओपन करते हैं, 6 ब्रांचेस वो अपनी ओपन करते हैं, ठीक है ये चीज़। और डिमांड क्या रखते हैं? व्हाट वाज हिज डिमांड्स? डिमांड्स है उनकी स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, और एजुकेशन पूरी वर्नाकुलर में हो। अब वर्नाकुलर वर्ड का मतलब भाई मैंने पहले ही बताया था, वर्नाकुलर वर्ड का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। यस, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं तो मराठी, गुजरात में पढ़ रहे हैं तो गुजराती, ठीक है, बंगाल में पढ़ रहे हैं तो बंगाली, ये होती हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, गॉट इट, क्लियर। यहाँ चल, बेसेंट अपनी लीग को सितंबर 1916 में स्टैब्लिश करती हैं, मद्रास हेडक्वार्टर है उसका, और बॉम्बे सिटी भी अंडर में आता है। आपको जान के ये बहुत बड़ी हैरानी होगी, यस आपको जान के ये बहुत बड़ी हैरानी होगी कि हमारे मोहम्मद अली जिन्ना जी, ठीक है, ये भी लीग का पार्ट थे। और बाकी सारे लीडर्स तो थे ही, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ऑल वर द पार्ट ऑफ एनी बेसेंट्स होम रूल लीग। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम हो गया मोहम्मद अली जिन्ना जी का, ठीक है ये चीज़। और बॉम्बे सिटी के वो हेड थे, यस इनकी जिम्मेदारी थी बॉम्बे सिटी में होम रूल मूवमेंट को स्टैब्लिश करने की। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सॉरी ये सबसे ज़्यादा लूजली ऑर्गेनाइज्ड लीग थी। 200 ब्रांचेस थी भैया, जितना ज़्यादा ब्रांचेस उतना लूजनेस तो आएगी ही आएगी। वर्क संभालते थे मिस्टर BW वाडिया एंड CP रामास्वामी अय्यर, ठीक है। अब सर लीग तो बन गई, लीग का काम क्या है भैया? लीग एजिटेट अब किस चीज़ में करेगी? लीग क्या कर रही है कि लीग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लोगों को पॉलिटिसाइज कर रही है। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, पीसफुल एजिटेशंस, ठीक है, लोगों को बताना कि देखो ब्रिटिशर्स जो है ये आपस में लड़ रहे हैं और उसका इफेक्ट इंडिया में आ रहा है, ठीक है। हमारी डिमांड है कि इंडिया के अंदर सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया जाए। जैसे इन यूरोपियंस ने जो है अपनी कॉलोनीज़ को दे रखा है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा एक रूल यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए और अब हम एक साथ होकर के आवाज़ उठाएंगे, वॉइस रेज करेंगे बिना आर्म्स उठाए, ठीक है, ये चीज़ बिना आर्म्स उठाए हम एजिटेट करेंगे, हम धरना देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम जो है प्रोसेशंस निकालेंगे, ठीक है, ये चीज़ें, और लोगों को यहाँ पर जोड़ेंगे अपने साथ, और ग्राउंड लेवल तक हम लोग जो है इस आइडिया को डिसेमिनेट करेंगे, डिमांड को वहाँ तक लेकर, मतलब मासेस तक लेकर के जाएंगे, ये चीज़। एंड यस दे वर सक्सेसफुल, ये चीज़, एजिटेशन भी किया, प्रोसेशंस भी निकाले, और इसके चलते 1917 में एनी बेसेंट को जो है अरेस्ट कर लिया गया, हालांकि होम रूल मूवमेंट में सभी सेक्शंस, सोसाइटी के सभी सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मण्स जो कि साउथ के थे ये नहीं थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। जो मॉडरेट कांग्रेसमैन थे उनको तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, और इसलिए कांग्रेस पूरी तरीके से इनएक्टिव रही। इसलिए कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर इनएक्टिव रही। होम रूल का मीन था कि कॉमन मैन को मैसेज कन्वे करना, मैंने अभी बता ही दिया आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। पहले से ज़्यादा मोबिलाइजेशन मासेस का हुआ,
ठीक है, जितने भी पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन्स थे वहाँ तक आइडियाज़ डिसेमिनेट हो गए, पॉलिटिकल आइडियाज़ डिसेमिनेट हो गए। ये प्लस पॉइंट था होम रूल मूवमेंट का, सिर्फ पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट करना, पब्लिक मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, नेशनल पॉलिटिक्स, होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑन पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा, पैम्पलेट, पोस्टर्स, बस यही था। कोई भी आर्म्ड एक्टिविटी नहीं थी। रशियन रेवोल्यूशन भी उस टाइम पर 1917 में हुआ, इसका एडवांटेज मिला होम रूल मूवमेंट को। जार्स का हमको पता है, रशियन रेवोल्यूशन में जार्स जो थे उनका रूल खत्म हो जाता है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इसे कहा जाता है। गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से जो है इस मूवमेंट को सप्रेस करती है, तिलक जो है, ठीक है, तिलक के अगेंस्ट में एक केस फाइल कर दिया जाता है। जून 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट किया जाता है उनके एसोसिएट्स के साथ। अरे भैया ये क्या हुआ, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, यहाँ पर क्यों अरेस्ट किया? वाई वी वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली। इससे नाराज़ हो जाते हैं मिस्टर जी सुब्रमण्यम अय्यर, और वो अपना अपना नाइटहुड अवार्ड रिनाउंस कर देते हैं। एस सुब्रमण्यम अय्यर अपना नाइटहुड अवार्ड जो है वो जो है रिनाउंस कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़। और तिलक यहाँ पर फिर से प्रमोट करते हैं आइडिया को, पैसिव रेजिस्टेंस। बताया था ना क्या होता है पैसिव रेजिस्टेंस, है ना। पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स आप उस रेजिस्टेंस, मतलब आप जो है डायरेक्टली उसे रजिस्ट कर भी नहीं रहे हो, लेकिन रेजिस्टेंस कर भी रहे हो, जैसे बाइकॉट ऑफ द गुड्स, ठीक है। बेसिकली पैसिव रेजिस्टेंस का सिंपल डेफिनेशन है बाइकॉट, ठीक है, यस, बाइकॉट, गॉट इट, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। रिप्रेशन सिर्फ एटीट्यूड को, एजिटेटर्स के एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, ठीक है, गवर्नमेंट का, ये चीज़। अब फेड आउट हो गया, क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स जिन्होंने जो आफ्टर एनी बेसेंट्स जो मॉडरेट लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, ठीक है, बेसेंट जो है अरेस्ट के बाद जो है पैसिफाइड हो गई, ठीक है। मोंटेग्यू स्टेटमेंट आ गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी 1917 में, तो ओके, इनको लगा कि कुछ होम रूल जैसा स्टैब्लिश हो सकता है, तो बेसेंट ने जो है अपनी होम रूल लीग छोड़ दिया एंड शी बिकेम द मॉडरेट लीडर। 1917 का जो कांग्रेस सेशन था, द कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज प्रेसाइडेड बाय मिस बेसेंट, ठीक है। इस एनी बेसेंट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये चीज़। तिलक का भी जो पैसिव रेजिस्टेंस का था, ठीक है, मॉडरेट्स जो है अपनी एक्टिविटीज से बाहर आउट रहे 1918 तक इसी चक्कर में, ठीक है, ये चीज़। और नेशनलिस्ट रैंक्स को फिर से डिवाइड करने के लिए ये आया ही था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो ये भैया डिवाइड हुआ ही, ठीक है। प्लस तिलक भी 1918 में इंडिया से बाहर चले गए, तिलक, ठीक है, क्योंकि तिलक के पास जो है द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यस, इसमें नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, वैलेंटीन चिरोल, ये एक बुक लिखते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बीजी तिलक, ठीक है, ये एक बुक लिखते हैं। और इनके अगेंस्ट में सूट फाइल करने के लिए तिलक चले जाते हैं इंग्लैंड, यहां पर ये सूट फाइल करते हैं इनके अगेंस्ट में, ठीक है, ये चीज़, गॉट इट। तो ये मूवमेंट इस तरीके से फिजल्ड आउट हो जाता है। भैया पॉजिटिव ही पॉजिटिव है ये मूवमेंट, ठीक है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड एलीट से पहली बार मासेस तक पहुँचा, मासेस टच होना शुरू हो गई, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, मास नेशनलिज्म, मास मोबिलाइजेशन अब शुरू होता है, यानी कि गांधी जी के लिए बेस तैयार है। फाउंडेशन जो 1885 में ले की गई थी, अब वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इस पर अब अपनी इंडिपेंडेंस की इमारत, फ्रीडम की इमारत खड़ी की जा सकती है, ठीक है, ये चीज़, गॉट इट, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म को फिर से रिवाइव कर दिया गया, एक नया सेंस, एक नया नेशनल मूवमेंट के लिए अर्जेंसी ये आ गई इस मूवमेंट के बाद, ठीक है। अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में,
इंडिया में बहुत सारी हुई, इंडिया के अब्रॉड में, इंडिया के बाहर भी हुई, लेकिन वॉर टाइम में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई है उसमें सबसे प्रोमिनेंट है गदर पार्टी का फॉर्मेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी का फॉर्मेशन। ठीक है, इंडिया में जो है इमीडिएट इंडिपेंडेंस वॉर, ये अपॉर्चुनिटी जो है इंडियन ट्रूप्स जितने भी थे उन सबको, जैसे इंडियन ट्रूप्स को जैसे वॉर में जाना पड़ रहा था यूरोप में, ठीक है, टर्की, जर्मनी, ठीक है, तो ब्रिटेन के जो एनिमीज़ थे तो इनसे अलायंस बनाया गया, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको फ्री किया गया और अपनी एक आर्मी बनाई गई ताकि इंडिया के अंदर फिर से एक आर्म्ड रिवोल्ट, गदर का मतलब होता है रिवोल्ट, फिर से 1857 की लाइंस पर एक आर्म्ड रिवोल्ट जो है इंडिया में लाया जाए, इंडिया में किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ में गदर पार्टी स्टैब्लिश की गई, रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी। ठीक है, गदर पार्टी, और इसका एक वीकली न्यूज़पेपर था गदर। ये जो गदर न्यूज़पेपर है ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट में पब्लिश किया जाता था। हालांकि जो पहले पेपर पब्लिश हुआ था वो उर्दू में था, फिर बाद में इसे गुरुमुखी स्क्रिप्ट में पब्लिश किया जाने लगा। सैन फ्रांसिस्को, यूएस सैन फ्रांसिस्को जो है वहाँ पर गदर पार्टी जो है ये स्टैब्लिश की गई। ठीक है, एक्स सोल्जर्स जितने भी थे, पीजेंट्स जो माइग्रेट होके चले गए थे यूएस, पंजाब से कनाडा में जाके जो सेटल्ड हो गए थे, ठीक है, उनको ले जाया गया था एज ए इंडेंचर्ड लेबर्स, तो वो वहाँ जाके सेटल हो गए। तो इन्हीं लोगों ने मिल करके जो है ये पार्टी स्टैब्लिश की, गदर पार्टी स्टैब्लिश की कैनेडियन सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अब पर्सन किसने किया ये काम, ठीक है, किसने स्टैब्लिश करी, तो भैया यहाँ पे जो नाम आता है सबसे प्रोमिनेंट है लाला हरदयाल। 1911 में ये पार्टी, ये 1911 में जो है ये वहाँ पर पहुँचे लाला हरदयाल जी। सोहन सिंह बखना, तारकनाथ दास, जीडी कुमार, रामदास पुरी, ये प्रोमिनेंट पर्सन्स थे। ठीक है, ये प्रोमिनेंट पर्सन थे और उन्होंने 1913 में फाइनली ये गदर पार्टी स्टैब्लिश करी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए स्वदेश सेवक होम ये बनाया गया वैंकूवर में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस ये स्टैब्लिश किया गया सिएटल यूएस में है और वैंकूवर जो है कनाडा में है। तो ये भैया ये प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस, अगर आप स्टेट पीएससी की जैसे तैयारी कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है, गदर प्रोग्राम क्या था, मैंने बिल्कुल आपको बताया था कि असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, रिवॉल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर को पब्लिश करना, आर्म्स को प्रोक्योर करना, ठीक है, और सारी ब्रिटिश कॉलोनीज में एक साथ रिवोल्ट को लेकर के आना साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली, और मैंने आपको नाम बताई दिए है ना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, भगवान सिंह, भाई परमानंद, ये गदराइट्स थे। कोमागाता मारू इंसिडेंट ये 1914 में होता है, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये गदराइट्स जो हैं, यस, जैसे ये इंसिडेंट होता है तो जितने भी गदर पार्टी के जो मेंबर्स हैं ये इस मूवमेंट को इंडिया तक लेकर के जाते हैं, कोमागाता मारू है क्या भैया, किसी जगह का नाम नहीं है, ये एक शिप का नाम है। किसका नाम है, ये एक शिप है, एक नेवल शिप है। इसे जो है 370 पैसेंजर्स के साथ में एक पैसेंजर मिस्टर गुरदीप सिंह इस शिप को हायर करते हैं जापान से। ठीक है, और जितने भी फिजी और जितनी भी और ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर्स हैं, सिंगापुर, और यहाँ से सिख और पंजाबी मुस्लिम्स जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, इनको ये वैंकूवर तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, ये जैसे ही वैंकूवर पहुँचते हैं जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं वो इस शिप को एंटर करने से मना कर देती हैं। ठीक है, एंटर करने से मना कर देती हैं। ये शिप वापस जापान पहुँचता है। ठीक है, और इसी बीच में शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इस शिप को फाइनली कलकत्ता आना पड़ता है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग इस शिप के अंदर हैं वो सब कौन हैं, सिख्स एंड पंजाबी मुस्लिम यानी कि इंडियंस के हैं। तो सितंबर 1914 में फाइनली ये शिप को जो है इंडिया लाना पड़ता है। ठीक है, लाना पड़ता है। अब जो मूवमेंट था कनाडा से फिर जापान, जापान से फिर इंडिया, तो इस बीच में जो गदराइट्स हैं, ठीक है, जो गदर पार्टी के वॉलंटियर्स हैं वो इस शिप में आते हैं, इन लोगों को पॉलिटिसाइज करते हैं, इनको आर्म्स देते हैं और बोलते हैं कि अब हम इंडिया जा कर के एक आर्म रिवोल्ट करेंगे और अपने नेशन को फ्री कराएंगे, अपने नेशन को फ्री कराएंगे। जैसे ही बज
सी पोर्ट के ऊपर, कलकत्ता में है बच सी पोर्ट। जैसे ही ये शिप पहुंचता है तब वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और 22 पर्सन वो मर जाते हैं, पुलिस फायरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि कोई मोल था और उसने जो है ये न्यूज़ पहुंचा दी पुलिस तक कि भैया ऐसे ऐसे एक शिप आ रहा है, उसमें ऐसे ऐसे ये पार्टी वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं और ये इस तरीके से आर्म रिवोल्ट करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर इस मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता इंडिया के लिए आते हैं और ये बोलते हैं कि हम पंजाब रीजन में, अब हम पंजाब रीजन में जो है यहाँ पर एक आर्म रिवोल्ट करेंगे। जो मेन पर्सन है यहाँ पर रास बिहारी बोस एंड सचिन नाथ सान्याल, भैया ये वही हैं, वो हार्डिंग पर बम फेंकते हैं। मैंने बताया था ना, हार्डिंग जब 1912 में दिल्ली में एंटर कर रहे होते तो ये बम फेंकते हैं उनके ऊपर, उसमें लेडी हार्डिंग मर जाती हैं और हार्डिंग जो है काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तो भैया यहाँ पर डकैती फंड्स को रेज करने के लिए शुरू होता है। गदराइट्स जो है फिक्स करते हैं 21 फरवरी 1915 कि भाई अब हम जो है यहाँ पर एक आर्म रिवोल्ट करेंगे फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी गैरिसन्स में। लेकिन ट्रेचरी के कारण ये मूवमेंट फेल हो जाता है। जितने भी रेबिलियंस हैं इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको जो है डिसबैंड कर दिया जाता है और जो रेजिमेंट्स हैं उनको डिसबैंड कर दिया जाता है। रास बिहारी बोस जापान भाग जाते हैं। ठीक है, और सचिन नाथ सान्याल को लाइफ टाइम ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। 1915 में द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये पास होता है इन एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ लार्ज स्केल डिटेंशंस होते हैं, सीवियर सेंटेंसेस। गदर मूवमेंट जो है अचीवमेंट सिर्फ इतना है कि भैया जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है विथ कंप्लीटली सेकुलर अप्रोच, इसको स्टैब्लिश कर देते हैं। फेल हो गया अचीव करने में, लेकिन ठीक है, लेकिन इसने जो है एक लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक आइडियोलॉजी जो है, एक टैक्टिकल स्ट्रेटजीज ये इस्टेब्लिश की। लेकिन लाला हरदयाल, ऐसा कहा जाता है कि लाला हरदयाल वॉज नॉट सूटेड, अनसूटेबल पर्सन थे इसके लिए। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। तो इसीलिए ये मूवमेंट फेल हो जाता है यहाँ पर। अब बारी है लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की। भैया 1916 का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पर यूनिटी हो रही है, रीयूनियन हो रहा है। किसका? कांग्रेस का। यस, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों यूनाइट हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके जॉइंट डिमांड्स देने वाले हैं। ये जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये जो सेशन है, इट वॉज प्रेसाइडेड बाई अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। लखनऊ में ये सेशन हुआ था। यहाँ पर री एडमिशन एक्सट्रीमिस्ट का हो जाता है कांग्रेस के अंदर, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ये सब जानते थे कि जो स्प्लिट है ये पॉलिटिकल इनएक्टिविटी का सबसे बड़ा कारण था। एनी बेसेंट और तिलक बहुत एफर्ट्स बनाते हैं और मॉडरेट्स जो सस्पिशन है कि भैया ये फिर से वायलेंस को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन तिलक बोलते हैं कि नहीं भैया, मैं वायलेंस को डिनाउंस करता हूँ। और जीके गोखले और फिरोज शाह मेहता, इन दोनों मॉडरेट लीडर्स की जब डेथ होती है 1915 में, तब उसी के बाद ये रीयूनियन फैसिलिटेट हो पाता है। 1915 में इनकी डेथ के बाद में ही ये रीयूनियन फैसिलिटेट हो पाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स थे ये एक्सट्रीमिस्ट के। गॉट इट। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब लखनऊ पैक्ट की बारी आती है। भैया देखो 1916 में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम लीग जो कि बनाई गई थी कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, वो कांग्रेस के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ओए ऐसा क्या हो गया एकदम से, है ना। 1906 में बनी थी ना इंडियन मुस्लिम लीग, 10 साल में ऐसा हो गया कि ये दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ? देखो भैया, पहला जो कारण था, सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, वो था वर्ल्ड वॉर 1। सर वर्ल्ड वॉर 1 क्यों? वाई? अरे टर्की कहाँ है? टर्की एक्सिस पावर में है ना। टर्की एक्सिस पावर में है। टर्की क्या है? इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस। भैया इनके कैलिफ जो हैं वो टर्की के हेड हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। हाँ सर। तो भैया ब्रिटिश ने क्या किया?
टर्की के अगेंस्ट में वॉर करी, यानी कि उनके रिलीजियस हेड के अगेंस्ट में वॉर लड़ी। तो भैया जो हमारे रिलीजियस हेड के अगेंस्ट में वॉर लड़ रहा है वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? ओहो, गलत हो गया ये तो। मुस्लिम्स को रियलाइज़ हुआ। दूसरा कारण भैया, एंग्लो मुस्लिम मोहम्मदन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट होना शुरू हुई, मॉडर्न थॉट्स देना शुरू हुए, ताकि मुस्लिम्स भी जो है ये भी मतलब एजुकेट हो सकें और अच्छा गवर्नमेंट जॉब होल्ड कर सकें। तो यहाँ से क्या हुआ भैया, जिस तरीके से नेशनलिस्ट रैंक्स हिंदूज़ में डेवलप हुई जब उनको एजुकेट किया गया, तो बिल्कुल उसी तरीके से नेशनलिस्ट रैंक्स मुस्लिम्स में भी डेवलप होना शुरू हो गई। और 1916 तक आते आते ऐसी यंग नेशनलिस्ट लीडर्स का डोमिनेशन शुरू हो गया और उन्होंने एंटी इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कांग्रेस के जैसा ही उनका भी मोटिव बन गया। तो भैया क्या हुआ, मैंने क्या कहा इसके अगेंस्ट में? दूसरा, पार्टीशन का एनलमेंट। तीसरा कॉज 1911 में जो कर्जन ने कहा था ना कि आपको एक एक ऐसा प्रोविंस मिलेगा जिसमें आपको फुल ऑटोनॉमी मिलेगी, है ना, जो आपको मुगल तक के टाइम पे नहीं मिली, हम दे रहे हैं आपको, वो भी ख़त्म हो गया, है ना। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी सहूलियत देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। और बाद में एफिलिएशंस कॉलेजेस को देना ऑल ओवर इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों ने मुस्लिम्स को एलिनिएट कर दिया, दूर कर दिया, किससे? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, और कांग्रेस के नज़दीक कर दिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, हम एक हो सकते थे, ठीक है, पर गलती कर दी, गलती कर दी। कलकत्ता सेशन मुस्लिम लीग का 1912 में हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। ठीक है, उन्होंने भी अपना गोल सेल्फ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जैसे कांग्रेस ने किया था, और ये दोनों साइड्स आ गए। यहाँ पर मोहम्मद अली का पेपर कॉमरेड मौलाना आज़ाद अल हिलाल, यहाँ पर हज़रत मोहानी, है ना, मौलाना आज़ाद एंटी इंपीरियलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स थे, है ना, जो यंग पार्ट था, यंग सेक्शन था इसका इंडियन मुस्लिम लीग का, ये फोर फ्रंट में आया। एंटी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ इन्होंने, जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी इवन ऑफ द मुस्लिम पीजेंट्स, मुस्लिम फार्मर्स, ठीक है, तो वो जो है उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दी अपने इन पेपर्स के थ्रू, और नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। एंड कांग्रेस और लीग जो है कलकत्ता सेशन में मिले एंड दे डिसाइडेड टू पुट द कॉमन डिमांड्स, द जॉइंट डिमांड्स। ठीक है, क्या हुआ, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा कि भाई ओके, मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, एक्सेप्ट कर ली, और लीग ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस के साथ मिलके जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को आगे रखेंगे। ठीक है, और यही हुआ। ये डिमांड्स थी कि गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करे कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट हमको कब दे रहे हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फिर से एक्सपैंड किया जाए और इंडियंस को दी जाए मोर पावर्स। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आधे मेंबर इंडियंस होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। तो ये थी इनकी जॉइंट डिमांड्स, ये थी इनकी जॉइंट डिमांड्स। नेगेटिव पार्ट तो यही था यार, बिल्कुल फार साइटेडनेस बिल्कुल भी नहीं थी। सेपरेट इलेक्टोरेट हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और लीग ये दो अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। यस, बोलते ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, साथ में रहो, साथ में लड़ेंगे, ठीक है, यस, साथ में करेंगे, कुछ आप रखो कुछ हम रखते हैं, पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकते हैं, है ना, ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भाई यहाँ पर कांग्रेस बोल सकती थी कि ना बाबा ना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ो, इसको साइड में कर दो, ठीक है, आप अलग नहीं हो, आप हमारे ही हो, हम मिल करके लड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़। और यही कारण था कि बाद में जाकर के यही सेपरेशन, टू नेशन थ्योरी का मुख्य कारण बना, बेस बना ये चीज़, ठीक है। मासेस को फिर दूर कर दिया, चाहे मुस्लिम मासेस हों चाहे हिंदू मासेस हों, ये चीज़। तो ये उनको भी एक नहीं कर पाया ये पार्ट।
ठीक है। पॉजिटिव गेन्स क्या था भैया कि भैया एक कॉमन प्रिंसिपल अब बन गया, ठीक है, जो माइनॉरिटी फियर था मुस्लिम्स में वो चला गया, वो खत्म हो गया, ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। और रीयूनियन से तो खैर नेशनलिस्ट रैंक्स में फिर से खुशी का माहौल दौड़ गया, पर ये था कि वो भी शॉर्ट टर्म था। तो जैसे ही मोंटेग्यू स्टेटमेंट आता है अगस्त 1917 में कि अब हम ब्रिटिश जो है इंटेंशन है कि आपको सेल्फ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसा कुछ दें, तो मूवमेंट फिजल्ड आउट हो गया। फिर वही कैरेट एंड स्टिक आ गई, कैरेट पकड़ा दी कि बॉस मोंटेग्यू रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो मॉडरेट्स फिर शांत हो गए, और जो थोड़े बहुत भी एजिटेट कर रहे थे लीडर्स, उन सबको फिर स्टिक से शांत कर दिया गया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट्स फिजल्ड आउट हो गए, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता था कि अब स्टिक ना चलने वाली, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टिक लेकर के एक पर्सन आ चुके हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। तो यस भैया, तो अब हमारे अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। क्या करेंगे हम लोग? महात्मा गांधी जी के बारे में कि कैसे वो मासेस को फिर से एक करते हैं और किस तरीके से वो मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। आज का ये सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। छोटे सेशंस हैं, है ना, ये चीज़ इनको कहानी की तरह पढ़ो, कहानी की तरह सुनो, तो आप बड़ी आसानी के साथ याद हो जाएंगे। बुक अगर कोई रीड करनी हो तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन सफिशिएंट, एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, दैट्स ऑल, ठीक है, ये चीज़। तो थैंक यू वेरी मच।